इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैंडिंग वेव्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा एक मैटलैब कोड के थ्रू, एक एनिमेशन के थ्रू, ताकि आप उस एनिमेशन को देख के स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ जाओ। और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडिंग वेव्स के बारे में, जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, एंटी नोट्स क्या होते हैं, और ये सब कुछ हम समझेंगे एक एनिमेशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए हमारे इस एक्सप्लेनेशन को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। तो जब भी दो ऐसे वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका वेवलेंथ सेम है, जिनका सब कुछ सेम है, लेकिन वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक वेव जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में और एक वेव जा रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में। मतलब पहले वेव को मैं कह देता हूँ y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी आता है तो विद टाइम वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। आई होप आपको पता होगा क्यों। और y2 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, अगर प्लस ओमेगा टी आ रहा है तो विद टाइम एक्स एक्सेस में पीछे की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस ट्रैवल कर रहा है। अब मेरे को पता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मेरे को किसी भी इंस्टेंट पे किन्हीं दो वेव्स का रिजल्टेंट देखना है, कैसे बनेगा, किन्हीं दो साइनोट्रॉसाइड्स का रिजल्टेंट अगर देखना है, तो आई विल सिंपली ऐड देम अप। तो देखिए ऐड करिए इनको, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ए को मैंने बाहर रख लिया। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, तो आपको ये मिलेगा साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो साइन ऑफ द हाफ ऑफ द सम इंटू कॉस ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो सम करोगे तो आप ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और के एक्स बढ़ जाएगा आपके पास अपॉन टू के एक्स अपॉन टू से टू कट जाएगा, और माइनस करोगे तो माइनस कॉस ऑफ माइनस टू ओमेगा टी अपॉन टू, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स बिकॉज इट्स एन इवन फंक्शन, और बाई टू तो है नीचे। तो ओवरऑल आपके पास आंसर ये आ गया, 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इस इंस्टेंट पे मैं जरा आपको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जाऊंगा और फिर वापस यहाँ पे आते हैं जरा और इन डेप्थ समझने के लिए। तो आप मेरे माउस पॉइंटर को देखिए, अब आप इस वाले ग्राफ को एनालाइज करिए। ये वाला ग्राफ है साइन के एक्स का, ए साइन के एक्स का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड। अब आप देखिए, अगर मैं ए को 1 रख दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा साइन के एक्स। साइन के एक्स ग्राफ ये बनेगा। अगर मैं ए को 2 रख देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2 साइन के एक्स, मतलब मेरे पास ग्राफ ए वाला बनेगा, दूसरा वाला ये वाला। अगर मैं ए को 3 रख देता हूँ तो मेरा फंक्शन बन जाएगा 3 साइन के एक्स, तो मेरा आंसर आएगा ये वाला, बड़ा वाला। ठीक है, तो हम देख ये सकते हैं कि साइन का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट के हिसाब से मेरे साइन के ग्राफ का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए साइन के एक्स A1 तो ये छोटा बन जाएगा, A2 तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एम्पलीट्यूड, लेकिन साइन का ग्राफ बिल्कुल वैसे का वैसा आएगा। और अगर ए को 3 रख दिया तो ये वाला बन जाएगा। तो मुद्दे की बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड जो कि कोफिशिएंट है साइन का, दैट इज गवर्निंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइड। ठीक है, अब जरा वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग कि वो क्या रहा है वहाँ पे। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई थी 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करो, ध्यान से देखो, तो हमको ये साफ पता चल रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स वाला टर्म और टी वाला टर्म दोनों सेपरेटेड है। एक्स का फंक्शन अलग, टी का फंक्शन अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर मिल रहा है जो कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, और ये है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये किसी भी हालत में ट्रैवलिंग वेव तो है ही नहीं। तो ये क्या है, इसको जरा एनालाइज करते हैं और ये कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, उसको जरा हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर मैंने मैटलैब में एक कोड लिखा है जो कि इसको एग्जैक्टली सिमुलेट करके दिखाएगा। तो आपको पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन और पूरी की पूरी फील मिलेगी कि स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कैसे होते हैं, स्टैंडिंग वेव बिहेव कैसे करते हैं। तो जरा इससे पहले इस चीज़ को हम एनालाइज कर लेते हैं पहले। तो 2a cos ओमेगा इंटू 2a cos ओमेगा टी टाइम्स साइन के एक्स इज द इक्वेशन ऑफ माई स्टैंडिंग वेव। अब अगर आप थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो तो मैं 2a cos ओमेगा टी को एम्पलीट्यूड मान सकता हूँ। साइन के एक्स है, साइन के एक्स कोफिशिएंट क्या है, 2a cos ओमेगा टी। 2a cos ओमेगा टी इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन के एक्स। तो ये जो कोफिशिएंट है, it is a time dependent amplitude, an amplitude which is depending on time and which is an oscillatory function of time। एक ऐसा एम्पलीट्यूड जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है और टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। अब मैं जरा कॉस, और ये जो मैंने बात बताई आपको सिंपल सी, उसी आइडिया को मैं यूज़ करूँगा स्टैंडिंग वेव की बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब जरा 2 मिनट में कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखो भाई, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसा बनता है। तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ये है आपके पास, कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है और आते आते t/4 पे 0 चले जाएगा, t/2 पे मिनिमम वैल्यू ले लेगा और फिर 3t/4 पे फिर से 0 चलाएगा और t पे मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब तो मेरे को ये पता चल चुका है कि कॉस ओमेगा टी 2a कॉस ओमेगा टी इज माई एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो ये ग्राफ बता रहा है। अब मैं कुछ चुनिंदा वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसा दिख रहा है, देखते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ इस बीच वाले सेक्शन में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट टर्म एंड साइन के एक्स। तो जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है उसी को मैं एम्पलीट्यूड की तरह देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा एम्पलीट्यूड जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, ऐसा एम्पलीट्यूड। और जो टाइम पीरियड है मेरा दैट इज 2π/ω, ये भी पता ही होगा सबको। तो मैं जरा t = 0 पर कोशिश करता हूँ देखने की हो क्या है t = 0 पे। अगर आप t = 0 पे 2a cos ओमेगा टी की वैल्यू इवेलुएट करो तो आपके पास 2a आएगा। तो 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स, t 0 तो 2a साइन के एक्स बिकॉज cos 0 is 1। तो मेरा जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आएगा t = 0 टाइम पे दैट विल बी 2a साइन के एक्स विच इज गिवन बाय ग्राफ नंबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउस पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये वाला, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे। दिस इज माई स्टैंडिंग वेव एट टाइम t = 0। अब t = t/8 पे देखने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडिंग वेव कैसा दिखेगा मेरा। टाइम t = t/8 पे जरा cos ओमेगा टी 2a cos ओमेगा टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। तो हम देख रहे थे टाइम t = t/8 पे स्टैंडिंग वेव कैसा दिख रहा है। तो 2a cos ओमेगा टी, ओमेगा इज 2π/t, यहाँ से निकालेगा 2a cos 2π/t इंटू t/8, तो 2a cos π/4 दैट इज √2a। तो टाइम t = t/8 पे मेरा एम्पलीट्यूड √2a हो चुका है। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा स्टैंडिंग वेव का, √2a टाइम्स साइन के एक्स। तो यहाँ पे देखो आप ग्राफ नंबर 2, ये वाला ऐसे, ये बन गया √2a साइन के एक्स। दिस इज माई स्टैंडिंग वेव एट टाइम t = t/8। अब जरा t/4 पे देखने की कोशिश करते हैं t/4 पे क्या होगा, और t/4 को स्पेशली मैं फिर से एनालाइज करूंगा एक अलग पर्सपेक्टिव से, को दिखाऊंगा कि पूरा बिल्कुल लॉजिकली सेट बैठ रहा है सब कुछ। तो टाइम t = t/4 पे अगर आप देखो तो 2a cos 2π/t इंटू t/4 दैट इज 2a cos π/2, cos π/2 इज 0, तो 0 इंटू साइन के एक्स दैट इज 0। तो मेरा वेव टाइम t/4 पे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। द वेव हैज बीन नलिफाइड। दो वेव्स इस तरह से इंटरफेयर करें कि वो दोनों नलिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे टाइम t = t/4 पे, उस इंस्टेंट पे वो दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि उस समय पे उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई रहा होगा। फेज डिफरेंस पाई रहा होगा मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 रहा होगा। इसको थोड़ी देर बाद फिर से एक्सप्लोर करेंगे। टाइम t = 3t/4 देखते हैं, सॉरी टाइम t = t/2 देखना पड़ेगा ना पहले। तो टाइम t = t/2 पे 2a cos 2π/t इंटू t/2 दैट इज 2a cos π दैट इज -2a इज माई एम्पलीट्यूड नाउ। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी -2a साइन के एक्स। तो जो सबसे पहला वाला ग्राफ बना था, ग्राफ नंबर 1 t = 0 पे, एग्जैक्टली उसी का उल्टा आ जाएगा, उसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट पे एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ग्राफ नंबर, कौन सा ग्राफ नंबर भाई, 5 लग रहा है मेरे को। तो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे जा रहा है। दिस इज माई स्टैंडिंग वेव एट टाइम t = t/2। अब फिर से टाइम t = 3t/, मैं t/t/t/8 के डिफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। अब टाइम t = 3t/4 पे 2a cos ओमेगा टी, तो 2a cos 2π/t इंटू 3t/4 दैट इज अगेन 0, ये हो जाएगा। और ये आप कर सकते हो, बस अलग अलग इंस्टेंट्स पे cos ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू आएंगी और उस हिसाब से ग्राफ चेंज होता रहेगा। मतलब यहाँ से मैं देख क्या सकता हूँ, विजुअलाइज करो आप लोग कि टाइम t = 0 पे ग्राफ ऐसा बन रहा है,
टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पर ग्राफ ऐसा बन रहा है, टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो गया, तो टी बाई एट फिर से आगे बढ़ा है तो ग्राफ ऐसे हो गया, फिर आगे बढ़ा है तो ये हो गया, और फिर टाइम टी ले लिया तो 2a cos 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो फिर से आ गया। तो मेरा स्टैंडिंग वेव जो है पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो साइन के एक्स का ग्राफ ही कुछ कुछ डांस कर रहा है ऊपर नीचे, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। अब इसको एनिमेट करके देखेंगे, मतलब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर आप इसका एनिमेशन देखो तो पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। अब अभी तक जो मैंने प्रिडिक्ट किया कि स्टैंडिंग वेव कैसा दिखना चाहिए, उसके बेसिस पे अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर में हम एनिमेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम टी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पे मेरे को एक जीरो वेव मिलना चाहिए, एक फ्लैट लाइन मिलनी चाहिए मेरे को। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ आते हैं। अब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बोथ वेव्स आर इन फेज, दोनों वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक वेव ऐसा, एक वेव ऐसा, 2a साइन के एक्स। मैंने यहाँ पे a लिख दिया, वैसे 2a होना चाहिए, नहीं नहीं ये तो a ही होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला वेव है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पहला वेव होगा a साइन के एक्स, दूसरा वेव भी a साइन के एक्स होगा। फर्क यह है कि एक वेव आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा वेव पीछे की तरफ जा रहा है। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो के इंस्टेंट पे ये दोनों फेज में है, फेज में है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे दोनों। कंस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेयर करते हैं तो बोथ देयर एम्पलीट्यूड्स वुड एक्चुअली सुपर इम्पोज, और एक नया वेव बनेगा जो कि दोनों वेव से बड़ा होगा, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का ट्वाइस का एम्पलीट्यूड वाला वेव बनेगा हमारे पास। तो ये देखो आप लोग, दोनों का एम्पलीट्यूड a था, इस वाले का एम्पलीट्यूड 2a हो गया, ये हो गया। Now I was interested in evaluating the wave at time t is equal to t by 4 which according to my earlier equation was 0, और देखते हैं कि क्या असली में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरा का पूरा प्रूव हो जाएगा कि हाँ t is equal to t by 4 पे 0 आएगा ही आएगा। उस इक्वेशन से भी हमने प्रूव किया था, और अभी नॉर्मल लॉजिक लगा के भी हम प्रूव कर लेंगे। अब टाइम t क्या चीज़ है, t कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि वेव को लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। वेव को लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है टाइम t, और वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रही है। तो टाइम t बाई 4 में ऑब्वियसली वो लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहला वेव आगे की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो पहला वेव t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t बाई 4 के बीच लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस तय कर चुका है। तो करना क्या है मेरे को कि पहले वाला वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है उसको लैम्डा बाई 4 शिफ्ट करके लिखना है बस। तो इस पूरे वेव को मैंने लैम्डा बाई 4 शिफ्ट कर दिया, देखो शिफ्ट कर दिया। तो ये वेव t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा था, t इज इक्वल टू t बाई 4 पे लैम्डा बाई 4 आगे बढ़ गया, तो मेरा वेव ऐसे बन गया कुछ। अब अगर मैं दूसरी वेव की बात करूँ, दूसरा वेव जो है मेरे पास, दूसरा वेव पीछे की तरफ जा रहा है, और इसकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, बस फर्क यह है कि ये पीछे की तरफ जा रही है, ये पहला वाला आगे की तरफ जा रहा था। तो टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 4 में बस ये लैम्डा बाई 4 पीछे चला जाएगा, ये लैम्डा बाई 4 आगे चला गया, ये लैम्डा बाई 4 पीछे चला गया। तो देखो आप लोग, इस वाले दूसरे वाले वेव को बस लैम्डा बाई 4 पीछे करके लिखना है, पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। पहले मैंने आगे कर दिया था, अब मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो अगर आप पीछे की तरफ शिफ्ट करो तो हर पॉइंट लैम्डा बाई 4 आगे खिसक जाएगा। देखो ये भी आगे खिसक गया, ये भी आगे खिसक गया। अब दोनों वेव्स को मैंने खिसका के लिख दिया, पहले वेव को थोड़ा आगे खिसका दिया लैम्डा बाई 4, दूसरे वेव को लैम्डा बाई 4 पीछे खिसका दिया, क्योंकि दोनों वेव्स टाइम t इज इक्वल टू टी बाई 4 में लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस कवर करेंगे। अब ध्यान से देखो, पहला वेव लैम्डा बाई 4 आगे जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। दूसरा वेव लैम्डा बाई 4 पीछे जाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर आप दोनों के शेप को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देख पा रहे होंगे कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है और एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे इसका मतलब दे विल किल ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ फ्रॉम आवर अर्लियर इक्वेशन। टाइम t इज इक्वल टू t/4 में हमारी इक्वेशन आ रही थी 2a cos ओमेगा t sin kx, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी दैट इज t/4, तो 2a cos पाई बाई 2 इंटू sin kx, cos पाई बाई 2 is 0 and at that instant we will have a zero wave as per our equation of standing wave and by analysis as well.
तो बिल्कुल अच्छे से प्रूव हो गया है कि मेरा स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर वीडियो की तरफ, दैट इज आर एनिमेशन। तो चलिए एनिमेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मैट लैब खोल लिया है। तो सबसे पहले तो मैं अपना टी डिफाइन करूँगा। टी इज़ माई टाइम, कि कितने टाइम के लिए मैं अपना एनिमेशन चलाना चाहता हूँ। एक्स इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के बीच में मैं ग्राफ चलाना चाहता हूँ। और ए और ओमेगा की मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ले ली है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए दोनों टू ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मैं इस टी एरे के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ। टी एरे के ऊपर आइट्रेट करने के बाद मेरे को मिलेगा क्या, हर इंस्टेंट पे मैंने उस वेव की इक्वेशन लिखी है, y1 इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, k1 ले लिया मैंने। आप कुछ, मैंने आर्बिट्रेली कुछ भी वैल्यूज़ ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, रियलिस्टिक वैल्यूज़ नहीं है, मैंने बस आपको एनिमेशन दिखाने के लिए लिया। मैं k1 ले लिया, ओमेगा 2 ले लिया, ए भी 2 ले लिया। y1 इजिकल टू ए साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट इज दिस इज मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। y2 इज इक्वल टू ए साइन x प्लस ओमेगा टी, दैट इज इट इज मूविंग इन द नेगेटिव, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव y डायरेक्शन। अब मैं अपना रिजल्टेंट देखता हूँ। रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल बी y1 प्लस y2। ठीक है, अब तीनों वेव्स मिल गई मेरे को, तीनों वेव्स मिल गई, तो आई विल जस्ट प्लॉट इट। बस प्लॉट कर लिया मैंने, और यहाँ पे बस मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिया एक्सेस पे और एक्सेस सेट कर लिया। और अगर आप देखो तो ये पॉज फंक्शन बस एनिमेशन को 1 सेकंड के लिए पॉज करके बेसिकली एनिमेट करने के लिए। मैं अभी मैट लैब की टेक्निकलिटीज़ में जाऊँगा नहीं, मेरा मेन उद्देश्य आपको स्टैंडिंग वेव दिखाने का है। अब मैं करता हूँ इस एनिमेशन को रन, देखते हैं क्या होता है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब देखो रेड वाला वेव आगे जा रहा है, येलो वाला वेव पीछे जा रहा है, और ब्लू वाला वेव मेरा रिजल्टेंट है। दोनों आगे जा रहे हैं। इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जीरो, इस पॉइंट पे अब देखो 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 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और पूरा बड़ा वेव मिल गया। अब फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जीरो हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा है और पूरा बड़ा सा वेव बन गया था। फिर से डिस्ट्रक्टिव और छोटा, कंस्ट्रक्टिव बड़ा वेव। तो एग्जैक्टली व्हाट वी प्रेडिक्टेड कैन बी सीन इन दिस एनिमेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलने देते हैं इसको, थोड़ा और अच्छा लग रहा है देख के। बस एनिमेशन खत्म हो चुका है, 10 सेकंड का एनिमेशन था तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ ये एनिमेशन देख के तो आपको बहुत अच्छे से फील आ गई होगी स्टैंडिंग वेव्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्या कुछ और टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें। तो पहली बात तो ये है कि मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरी जो रस्सी है, दोनों एंड्स पे फिक्स्ड होगा। अब हवा में तो लहराएंगे नहीं वो, तो दोनों एंड्स पे उनको फिक्स करके रखना पड़ेगा उनको। और अगर मैंने उनको फिक्स करके रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऊपर नीचे आगे पीछे जा नहीं सकते, उनको जहाँ है वहीं रहना पड़ेगा। और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है अगर मेरे पास इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म हो मेरे स्टैंडिंग वेव्स के। देखिए, या तो ऐसा बन जाए वेव, या तो ऐसा बन जाए, या तो ऐसा बन जाए, या तो एक लूप बने, या 2 लूप बने, या 3 लूप बने, या कोई इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लूप्स बने मेरे पास। और एक लूप की लेंथ कितनी, एक लूप की लेंथ λ/2 है। λ/2 मेरे स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ हो, दैट स्ट्रिंग का लेंथ शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। बस सिंपल सी बात है, L इज इक्वल टू λ/2 इंटू n, तो लैम्डा आ जाएगा 2L/n बस। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, जैसे n है, n विल शो द नंबर ऑफ लूप्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ लूप्स बताओ, तो वो n के बराबर होगा। अब अगर आप कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इस स्टैंडिंग वेव्स में, आपको फिर से एनिमेशन दिखाता हूँ उनको। देखो कुछ पॉइंट्स जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, सॉरी 2π, पाई और 0। 2π, पाई और 0 पर नज़र रखना आप लोग, ये कभी ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे, ये जहाँ थे वहीं पे हैं। देखो ध्यान से देखो, ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये जहाँ था पूरा समय वहीं पे, इसको बेचारे को मौका नहीं मिला ऊपर नीचे जाने का। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि ऊपर नीचे नहीं जा रहे, हुज डिस्प्लेसमेंट इज 0, उनको हम नोड्स कहते हैं। और अगर आप π/2 पे देखो, 5π/2 पे देखो, 3π/2 पे देखो, तो इन पॉइंट्स को
पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट नोड 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 नोड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पे एक लूप बन रहा था और n इज इक्वल टू 1 पे दो नोड बन रहे थे, n इज इक्वल टू 2 पे दो लूप बन रहे थे और n इज इक्वल टू 2 पे तीन नोड बन रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 पे तीन लूप बन रहे हैं और n इज इक्वल टू 3 पे चार नोड बन रहे हैं। तो मेरे जितने भी नोड बन रहे हैं दैट इज वन मोर देन नंबर ऑफ लूप्स, और नंबर ऑफ लूप्स क्या था 1 था, नंबर ऑफ नोड्स इज n+1 और नंबर ऑफ एंटी लूप्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लूप्स, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू n। तो n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ लूप्स, n ये भी बताता है कि उसमें एंटी नोड्स कितने बन रहे हैं, और n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ नोड्स -1। n की वैल्यू हमेशा नोड्स के वैल्यू से एक कम आती है। अब एक आखिरी चीज, अगर एक लूप बन रहा मेरे पास ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव, और कुछ लोग इसको फर्स्ट हार्मोनिक के नाम से भी पहचानते हैं। तो इस केस में लैम्डा क्या बताया था मैंने, लैम्डा यहाँ पे फॉर्मूला आया था हमारा लैम्डा का, हाँ भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n और n इज द नंबर ऑफ लूप्स। तो अगर मैं n1 रख दूँ विच रिप्रेजेंट्स माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आई विल गेट माई लैम्डा इज इक्वल टू 2l। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो स्पीड अपॉन लैम्डा कर दूंगा, स्पीड अपॉन लैम्डा कर दूंगा, v/2l विल बी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ माई फंडामेंटल नोड और v इज इक्वल टू √t/mu, ये सब पता है आपको, तो जल्दी जल्दी बता के खत्म करते हैं इसी। और सेकेंड हार्मोनिक की अगर बात करूँ मैं, सेकेंड हार्मोनिक इज दी हार्मोनिक फॉर्म्ड व्हेन n इज 2, दैट इज नंबर ऑफ लूप्स इज 2। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n, लैम्डा इज इक्वल टू n हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और सेकेंड हार्मोनिक को कुछ लोग फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, और सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक तब बनेगा जब तीन लूप्स बनेंगे, चार एंटी नोड्स बनेंगे, चार नोड्स बनेंगे और तीन एंटी नोड्स बनेंगे, n इज इक्वल टू 3 होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/3 एंड द फ्रीक्वेंसी वुड बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज v अपॉन 2l/3, दैट इज 3v/2l। तो यही था स्टैंडिंग वेव्स के इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि जब मैं 11th में पढ़ता था तब मेरे को स्टैंडिंग वेव्स बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, बस मैंने एग्जाम पास करने के चक्कर में पढ़ लिया था, और नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फील करके, जिसको विजुअलाइज करके पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव वॉज टू मेक यू विजुअलाइज एंड गिव यू अ फील ऑफ हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क्स। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को फिजिक्स लवर के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप एक फिजिक्स स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देखना जरूर और अपने दोस्तों को जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा मैं, और सब्सक्राइब करते रहना। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।